तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। देखो फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होता है बेटा, जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, आदिवासी, जो उनका समाज होता है उसे हम फॉरेस्ट सोसाइटी बोलते हैं। एंड कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश किसी देश पे अपना कंट्रोल कर ले। जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को कंट्रोल किया था, इंडिया को कंट्रोल किया था ना, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। ठीक है, कॉलोनी बनाने का मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पे आके सेटल हुए और उन्होंने यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। यहाँ के जो आर्थिक रिसोर्सेज थे, जो अर्थव्यवस्था थी, उसे अपनी तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और यहाँ की पॉलिटी, यहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसे भी अपने कंट्रोल में किया। तो इस सब को मिला करके जो हम टर्म बोलते हैं वो क्या है, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, एक कॉलोनी बनाना, उसे अपने तरीके से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उसको हम बोलेंगे कॉलोनियलिज्म। अपने बेनिफिट के लिए जब कोई करता है ये सब। Take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forests. The paper in the book you are reading, desks and tables, doors and windows, the dyes that colors your clothes, spices in your food, cellophane wrapper of your toffee, tendu leaf in beedies, gum, honey, coffee, tea and rubber. देखो इतनी चीजें आप अगर अपने क्लासरूम के आसपास भी देखोगे ना, कितनी चीजें आपको देखेंगी। जो टेबल होगा, डेस्क होगा, दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, जो डाई करते हैं ना, कलर करते हैं, वो सब। और उसके बाद जो मसाले होते हैं वो खाने में जो आते हैं वो भी। और जो आपकी टॉफी को रैप करने के लिए, लपेटने के लिए सेलोफेन रैपर होते हैं, वो भी वहीं से आते हैं। और तेंदू लीफ, तेंदू एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियों की बीड़ियां बनाई जाती हैं। आपने लोगों को देखा होगा ना कुछ बीड़ी पीते हुए, तो वो बीड़ी तेंदू की पत्तियों से ही बनती हैं। उसके बाद आप देखोगे हनी होता है, कॉफी होती है, चाय होती है, रबर होती है। ये सब कहाँ से आता है, ये सब जंगलों से ही आता है। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में जो ऑयल आती है ना, वो भी कहाँ से आती है, वो जंगलों से ही आती है। विच कम्स फ्रॉम साल सीड। साल का एक पेड़ होता है जंगलों में, जिसके बीज से ये तेल बनता है। द tannin used to convert skins and hides into leather. टैनिन एक पदार्थ होता है जिसको स्किन और हाइड, जो लोग जानवरों की स्किन का, जब लेदर की कोई चीज़ हम पहनते हैं ना, उसको पूरा वैसे ही नहीं जैसे जानवर की खाल निकाल के सीधा ही बना के हमें दे दिया जाता है, ऐसा नहीं होता ना। बेल्ट होती है, आपने देखा होगा, शूज़ होते हैं, कितने फर्निश होते हैं। तो उसके लिए उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसको टैनिन से ही ठीक करके उसका रूप बदल के हमें इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। और द हर्ब्स, या फिर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, एंड रूट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, या फिर जो कंद मूल होते हैं जो कि दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। देखो फॉरेस्ट में और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे क्या बैम्बू यानी बांस, जो लकड़ियां होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, उसकी लकड़ी। फ्यूल के लिए, फ्यूल यानी कि जलाने के लिए कुछ लकड़ी जो है, घास हो गया, चारकोल हो गया, जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर आपको कहाँ से मिलेंगी, जंगलों से मिलेंगी। आप देखोगे अलग अलग तरह के जानवर भी कहाँ होते हैं, जंगलों में ही होते हैं। पक्षी कहाँ होते हैं, ज्यादातर जंगलों में ही देखने को मिलेंगे आपको। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें पता भी ना हो, ऐसी सब चीजें हमें जंगलों से मिलती हैं। इन द Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. देखो हमारा देश है, ऐसे साउदर्न पार्ट है ना इसका, तो जो इसको ये वाला पोर्शन है, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ पे लगभग 500 अलग तरह के जो पौधों की टाइप्स है ना, वो देखने को मिल सकती है छोटे से हिस्से में इस जंगल के। ठीक है, और दूसरी तरफ से अमेजोन की बात करें हम, तो वहाँ पे भी ऐसा सब मुमकिन है, वहाँ पे भी बहुत सारी वेराइटीज हमें देखने को मिलती हैं। अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी is fast disappearing between 1700 and 1995, the period of industrialization. 13.9 million square kilometer of forest, or 9.3% of the world total area, was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. देखो बहुत सारी जो डाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग विभिन्नताएं जो होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के प्राणी जो है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे फिर वो पेड़ हैं, अलग अलग तरह के। तो ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ये खत्म हो रही है धीरे धीरे। क्यों, कहाँ, कब से शुरू हुआ ये, 1700 से 1995 के दौर में ये बहुत बड़े लेवल पे ऐसा होना शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था ये। जब कभी कोई फैक्ट्री बना रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, तो ऐसे एरियाज ढूंढते थे जो दूर होते थे, या जंगलों मटेरियल जहाँ पे सब मिल रहा है वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जाती। पहले तो वो एरिया अगर क्लियर करोगे तो वो तो पेड़ कटेगा, वहाँ की जमीन पे और भी चीजें, जैसे वहाँ पे केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे क्या है, बहुत सारी चीजों पे जो है प्रभाव पड़ता गया। लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो जंगल का एरिया था ना,
या फिर आप कहो 9.3% टोटल जो वर्ल्ड का एरिया था वो इंडस्ट्रीज के लिए साफ किया गया। ठीक है, इतना बड़ा एरिया जो है जिसमें इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी गई थी। तो अब देखो, असाल फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों को काटना, उसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। तो क्यों हुआ ये? द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम। देखो, जंगलों का या पेड़ों का खत्म होना उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, लेकिन ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगैन मेनी सेंचुरीज एगो, बट अंडर colonial rule it became more systematic and extensive. Let us look at some of the causes of deforestation in India. देखो, प्रोसेस जरूरी नहीं है कि बहुत रिसेंटली शुरू हुआ, ये बहुत पुराने समय से पेड़ों की कटिंग होती आ रही थी, लेकिन जैसे कॉलोनीज एस्टेब्लिश होने लगी, ब्रिटिशर्स ने दूसरे दूसरे देशों पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जंगलों को अपने प्रॉफिट के लिए बिना किसी नुकसान की चिंता किए हुए काटना शुरू किया था। अब देखो, इसका प्रभाव जो भारत पे पड़ा, या इसके जो कुछ कॉजेज थे भारत में, क्या कारण थे कि भारत में भी डिफॉरेस्टेशन हुआ? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, यानी कि जमीन को क्या करना था, थोड़ा इम्प्रूव करना था, उसे अच्छा बनाना था, सुधारना था। पहला तो इन 1600 approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. जब 1600 का दौर था, यानी कि मुगल्स की बात करते हैं, तो 1600 में लगभग कितना था, 1/6 जो था पोर्शन भारत का लैंड मास का, वो उस पे क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, नाउ द फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ। लेकिन अब जो फिगर क्या है, वो कितनी दूर तक पहुंच गई, लगभग लगभग 50%, यानी कि आधा देश का भाग जो है कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कहाँ छठा भाग और कहाँ आधा भाग, आप खुद सोचो कि कितना बड़ा जो है फॉरेस्ट कटा होगा। एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, peasants extended the boundaries of the cultivation, clearing forests and breaking new lands. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. देखो, पहली तो बात क्या है कि 1600 के दौर की हमने बात की, अगर उसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है देश की बहुत बढ़ने लगी। आज के समय में हम दुनिया में पहले नंबर पे हैं आबादी के मैटर में, कि हमारे देश की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इतने बड़े लोगों को खाना खिलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो जितनी जमीन पहले थी उससे अब गुजारा नहीं होता था, इसलिए जंगलों को काटना और वहां नए नए खेत बनाना ताकि बहुत सारा और अनाज उगाया जा सके, तो इस कारण से भी क्या हुआ, जंगलों को काटा गया। ठीक है, अब देखो कॉलोनियल पीरियड में जो क्या हुआ, हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका था, और बहुत सारे अलग अलग कारणों से क्या हुआ था कि जंगलों को काटा गया था और नए नए खेत बनाए गए थे। पहला कारण देखिए, फर्स्ट, द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज the production of the commercial crops like jute, sugar, wheat, and cotton. The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial production. अब देखो, भारत में आए कौन, ब्रिटिशर्स। हमारे देश में आते हैं ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या किया कि पहला कारण तो ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने आकर के सबसे पहले कमर्शियल क्रॉप कौन सा होता है, जो हम पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए उगाते हैं, इनमें कौन कौन सी क्रॉप आती है, जैसे जूट हो गई, शुगर हो गई और व्हीट हो गई। ठीक है, ये 3 तरह की क्रॉप्स, और कॉटन साथ में है। इनको उगाने के लिए, क्योंकि इनकी डिमांड थी, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, कहाँ पे, यूरोप में। हालांकि खाने की जो फसल अनाज था उसकी भी डिमांड थी, क्योंकि वहां पे शहरीकरण हो चुका था और खाना चाहिए होता था, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वो खाना, या फिर इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत ज्यादा थी। आपको पता है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल क्रॉप्स वहां भेजी जाती थी, और खाना की पूर्ति करने के लिए यहाँ से फूड ग्रेन्स भी भेजा जाता था, जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई कल्टिवेबल लैंड की। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या था, सेकेंड कॉज है, इन द अर्ली 19th century द colonial state thought that forests were unproductive. शुरुआत का जो 19वीं शताब्दी का दौर था, उस समय कॉलोनियल स्टेट जो थे, उन्होंने ये सोचा कि जो जंगल हैं वो किसी काम के तो है नहीं, जंगल तो ऐसे बेकार में पड़े रहेंगे, इनका कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा। दे वर कंसीडर्ड टू बी wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue and enhance the income of the state. अब उनको क्या था, ब्रिटिशर्स को क्या फर्क पड़ता था कि हमारे जंगलों का नुकसान करके कितनी चीजें हमारे देश की खराब हो सकती थी, लोगों के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जंगलों को साफ करने का एक कारण बोला कि ये किसी काम के नहीं हैं, अगर हम इसमें और भी ज्यादा क्या करते, खेती बाड़ी करवाएंगे लोगों से, तो उससे क्या होगा, बहुत सारा हमारे पास रेवेन्यू आएगा, बहुत सारा पैसा बनेगा हमारा, और इससे क्या होगा, हमारी जो है इनकम, यानी स्टेट उस समय कौन चला रहा था, ब्रिटिशर्स ही तो चला रहे थे, तो इनकम किसकी बढ़ेगी, ब्रिटिशर्स की बढ़ेगी। So between 1880 and 1920, cultivated area rose by 6.7 million hectare. अब 1880
और 1920 इस दौर में कौन था हमारे यहाँ, ब्रिटिशर्स ही तो थे। तो लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है भर जाती है, कल्टीवेशन के अंडर आ जाती है वो सारी, ठीक है। अब बॉक्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी होती हैं। द एब्सेंस ऑफ कल्टीवेशन इन अ प्लेस डज नॉट मीन द लैंड वाज अनइनहेबिटेड। इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन द व्हाइट सेटलर लैंडेड they claimed that the continent was empty or terra nullius. In fact, they were guided through the landscape by Aboriginal tracks and led by Aboriginal guides. The different Aboriginal communities in Australia had clearly demarcated territories. The Ngarrindjeri people of Australia plotted their land along the symbolic body of the first ancestor Nagurunderi. This land included 5 different environments: saltwater, riverine tracts, lakes, bush, and desert plains, which satisfied different socioeconomic needs. देखो अब क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादातर वाइट लोग गए थे, ठीक है। ये वाइट सेटलर वहां पे गए और इन्होंने देखा कि ज्यादातर एरिया उनको लगता था कि सारा क्या है, खाली है, बिना किसी इस्तेमाल के है, तो उसको वो क्या नाम देते हैं, टेरा नुलिस, ठीक है। और जब वो क्या करते थे, अगर उन्हें कुछ पता करना है तो उन्हें गाइड कौन करेगा, वहां के ही आदिवासी लोग जो थे वो उन्हें गाइड करते थे, वो उन्हें जगह बताते थे। वहां पे एक कम्युनिटी थी जिसे बोलते थे नागरिनजेरी कम्युनिटी, ठीक है। तो वो कम्युनिटी क्या मदद करती थी उनको कि वो कि उन्होंने अपनी अपनी जगह जो है अलग अलग तरीके से बांट के रखी थी। कहीं तो उनकी लेक्स थी, कहीं तो उनका सॉल्ट वाटर एरिया था, कहीं वो झाड़ियाँ रखी हुई थी और उनके अलग अलग इस्तेमाल के लिए अपनी अपनी जो अलग अलग ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए वो उन्हें इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना। अब देखो सोर्स ए, देखो इनमें से MCQs बनते हैं इसलिए इनको पढ़ना जरूरी होता है। द आइडिया दैट अनकल्टिवेटेड लैंड had to be taken over the improved was popular with considers everywhere in the world. It was an argument that justified conquest. देखो कॉलोनाइजर जो थे, जो कॉलोनीज बनाते थे, वो अपनी दूसरी दूसरी जगहों को जीतने के कारण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे, उसे अच्छा बताने के लिए वो क्या कहते थे कि जितनी भी जगह बेकार हैं उसे हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, इसलिए भी तो हम जीतते हैं और इससे लोगों का भी तो फायदा होता है वहाँ के। इन 1896 द अमेरिकन राइटर रिचर्ड हार्डिंग रोट ऑन द हंडुरास इन सेंट्रल अमेरिका। देखो एक अमेरिका के राइटर हैं जिनका नाम क्या है, रिचर्ड हार्डिंग। उन्होंने हंडुरास के बारे में लिखा जो कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका में। क्या लिखा, देयर इज नो मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द पीजेंट्स डे देन दैट ऑफ व्हाट इज टू बी डन विद द वर्ल्ड्स लैंड व्हिच इज लेइंग अनइम्प्रूव्ड, whether it shall go to the great power what is willing to turn it to account or remain with its original owner who fails to understand its value. The Central Americans are like a gang of semi-barbarians in a beautifully furnished house of which they can understand neither its possibilities of comfort nor its use. अगर मानो उन जिन जगहों को हम छोड़ देते हैं उसका कोई फायदा होगा नहीं, तो वो तो बेकार जाएगा ना सारा। और अगर हमने उन लोगों के पास छोड़ दी जिनकी वो जमीन है, जिन्हें उसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो फिर तो बेकार बेकार काम हो जाएगा ये। तो सेंट्रल अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें वो क्या कहते हैं, जैसे सेमी बारबेरियन, मतलब कि जो असभ्य लोग होते हैं उस कैटेगरी में डालते हैं। वो नहीं जानते हैं कि अगर आप उन्हें खूबसूरत घरों में बिठा दो तो उसकी क्या वैल्यू है, उन्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। 3 years later the American owned United Fruit Company was founded and grew bananas on an industrial scale in Central America. The company acquired such power over the governments of these countries that they came to be known as banana republics. देखो क्या होता है, 3 साल बाद क्या होता है, अमेरिका में एक फ्रूट कंपनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि धीरे धीरे इन देशों को क्या कहने लगे कि बनाना रिपब्लिक्स की, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट्स जो है उनके ऊपर इस कंपनी का इतना बड़ा प्रभाव था कि वो बनाना रिपब्लिक्स के नाम से जाने जाने लगे। अब हम देखते हैं स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। बेसिकली आप यहाँ देखो स्लीपर्स होते क्या हैं, वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवेज। जो रेलवे के साइड पे वुडन प्लैंक्स लगाए जाते थे ना, उनको क्या बोलते थे, स्लीपर्स बोलते थे, ठीक है। और ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन द पोजीशन, ठीक है। वो ट्रैक्स जैसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे ऐसे रेल आपने देखा होगा, वो ट्रैक्स होते हैं, ये ट्रैक्स बोले जाते हैं, ठीक है। रेलवे में ऐसे होता है। बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। देखो इंग्लैंड में उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया था, वहां पे बिना, उस समय तो एनवायरनमेंट के बारे में समझ नहीं थी लोगों को, तो बिना सोचे उन्होंने जंगलों को काटना और खत्म करना शुरू किया और इस्तेमाल के लिए जमीन को यूज करते गए। तो धीरे धीरे क्या है, वहां पे जो ओक के फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो खत्म हो गए। ओक एक पेड़ होता है, ठीक है।
तो दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि रॉयल नेवी जो थी उसके लिए जो सप्लाई लकड़ी की चाहिए थी, टिम्बर यानी लकड़ी, तो वो उसकी इस्तेमाल के लिए वो उनको मिल नहीं रही थी। हाउ कुड इंग्लैंड शिप्स बी बिल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। अब इंग्लैंड में अगर उनको शिप्स बनानी है, उनको जहाज, समुद्री जहाज बनाने हैं, तो उनके लिए वो कहाँ से लाएंगे लकड़ी, ठीक है। हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स। अब इम्पीरियल पावर, उनके पास उस टाइम जहाज नहीं हुआ करते थे, रोड नहीं थे, रोड से कनेक्ट नहीं कर सकते थे दूसरे देशों पे, जैसे इंडिया पे कितनी दूर है उनसे। तो ऐसे में उनको जहाज तो चाहिए था ना, समुद्री जहाज, तो वो अपने जो इम्पीरियल जो कंट्रोल था उसको बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत जरूरी था ये सब चीजें। बाय द 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। 1820 में कुछ खोजकर्ताओं को भेजा गया भारत में जंगलों को समझने और उनकी लकड़ी को समझने, खोजने के लिए, ठीक है। Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timbers were being exported from India. एक दशक के अंतर अंतर बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया, जंगल खाली कर दिए गए और लकड़ी को यहाँ से निर्यात किया जाने लगा, यानी बाहर भेजा जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। The spread of railway from the 1850s created a new demand। जो जब 1850 के बाद हमारे देश में रेलवे स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद नई डिमांड शुरू होती है। रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स। अब जो रेलवे थी वो बहुत जरूरी थी, किस लिए, कॉलोनियल ट्रेड के लिए। अब उनको व्यापार करना था कॉलोनियल लोगों को, ठीक है, और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए था, ठीक है, उसके लिए भी बहुत जरूरी था। टू रन लोकोमोटिव्स, ठीक है, रन लोकोमोटिव्स यानी रेलवे को चलाने के लिए भी चाहिए था, ठीक है। अब देखो क्या है कि wood was needed as fuel, and to lay railway line sleepers were essential to hold the tracks together. Each mile of a railway track required between 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। एक माइल का जो एरिया होता था ना, उसमें लगभग 1760 या 2000 स्लीपर की जरूरत पड़ती थी रेलवे ट्रैक को बनाए रखने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। तो 1860 के बाद जो रेलवे का नेटवर्क है ना, बहुत तेजी से बढ़ा। By 1890s, about 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। लगभग 25,500 किलोमीटर का ट्रैक रेलवे लाइन बन चुकी थी, इतनी बड़ी। इन 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक हैड इंक्रीज टू 765,000 किलोमीटर। सोचो, कहाँ 25,000 और यहाँ कितना। और इतने एरिया में अगर लकड़ी लगेगी तो लकड़ी का ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद सड़ भी जाएगी, खराब भी हो जाएगी पानी की वजह से, तो उसको दोबारा भी चेंज करना पड़ता था जल्दी जल्दी, ठीक है। एज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया, larger and larger number of trees were felled as early as the 1850s. The Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. आप खुद सोचो, मद्रास जो है इस समय का तमिलनाडु में कितने पेड़ काटेंगे, लगभग 35,000 पेड़ एक साल में काटे जाते थे सिर्फ स्लीपर्स के लिए, ठीक है। आप खुद सोचो कि कितने जंगलों को साफ किया होगा, कितना घना जंगल रहता होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, द गवर्नमेंट गेव आउट कंट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। गवर्नमेंट क्या करते थे, लोगों को, सिंगल इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे, भाई आप लोग ये लकड़ी हमें इतनी अमाउंट में यहाँ से लाके तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगैन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे ना, बिना कुछ सोचे पेड़ों को बुरे तरीके से काटना शुरू कर दिए, ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम किया उन्होंने। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। जो जंगल रेलवेज के आसपास थे ना, वो जल्दी जल्दी खत्म होने लगे, क्योंकि रेलवेज के आसपास जितने जंगल थे उनको काटना शुरू कर दिया था उन लोग। सोर्स बी है, द न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड वाज द इंडस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुकर। देखो, नया लाइन, रेलवे लाइन बनना था कहाँ से, इंडस वैली, जो आपने पहले भी पढ़ा है, सिंधु घाटी, और मुल्तान पाकिस्तान में इस टाइम, एंड सुकर, ठीक है। यहाँ इनको कनेक्ट करने के लिए रेलवे लाइन बनना था। अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट नियरली 300 माइल, 300 माइल के डिस्टेंस का ये एरिया था। at the rate of 2,000 sleeper per mile. With this would require 600,000 sleepers 10 feet by 10 inches by 5 inches और 3.5 cubic feet apiece, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी लकड़ी लगनी थी, 2000 स्लीपर कितने में लगते थे, 1 माइल में लगते थे, और टोटल लगने थे 600,000 स्लीपर, लगभग 10 फीट, जिसमें वो इंचेस अलग अलग उनका मेजरमेंट बताया कि कैसा कैसा होना था उनको, ठीक है। तो इस तरह से सोचो आप खुद ही कि कितनी लकड़ी कटी होगी उस समय। तो नाउ देखो, बीइंग अपवर्ड ऑफ 20 लाख क्यूबिक फीट था, ठीक है। द लोकोमोटिव्स वुड यूज वुड फ्यूल। जो लोकोमोटिव्स थे वो क्या यूज करेंगे, लकड़ी का फ्यूल यूज करेंगे। एट द रेट ऑफ 1 ट्रेन डेली, एक ट्रेन डेली के हिसाब से कितना था, ईदर वे एंड एट 1 माउंट पर ट्रेन,
1 मन लगता था लकड़ी का हर ट्रेन पर माइल में। एन एनुअल सप्लाई ऑफ कितना चलता था, इसको लकड़ी हर साल कितनी लगती थी, 219,000 मन जो था लकड़ी लगती थी। किसके लिए, फ्यूल के लिए भी अलग से। इन एडिशन अ लार्ज सप्लाई ऑफ फ्यूल फॉर ब्रिक बर्निंग वुड बी रिक्वायर्ड। अब ईंटें भी बनानी होती थी ना, उसके लिए भी बहुत सारी लकड़ी लगती थी। ठीक है, ईंटों को पकाने के लिए भट्टियों में। द स्लीपर्स वुड हैव टू कम मेनली फ्रॉम द सिंध फॉरेस्ट। और ज्यादातर जो स्लीपर बनते थे ना वो सिंध, ठीक है, सिंध पाकिस्तान, और जहां से लकड़ी ज्यादातर आती थी स्लीपर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ की लकड़ी अच्छी थी। द फ्यूल फ्रॉम द तामारिस्क एंड झांड फॉरेस्ट ऑफ सिंध एंड द पंजाब, सिंध और पंजाब से ये सब फ्यूल वगैरह आया करता था। द अदर न्यू लाइन वाज द नॉर्दर्न स्टेट रेलवे फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। तो जो दूसरी लाइन बनती है ना वो नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान की तरफ थी। इट वाज एस्टिमेटेड दैट, आइडिया ये लगाया गया, 22 लाख स्लीपर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिकंस्ट्रक्शन। खुद सोचो आपकी कितनी लकड़ी होगी, ये पूरा एस्टिमेट दिया गया है कि कितनी लकड़ी लगेगी, अगर कितनी कितनी लकड़ी का इस्तेमाल होता था, उस हिसाब से सोच सकता है इंसान कि जंगल कैसे कटे होंगे और किस तरह से इतने जंगलों का सफाया हुआ है। तो ये सारे जो है आप देख रहे हो लकड़ी के लट्ठे इतने बड़े बड़े गाड़ी में लिए जा रहे हैं। प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशंस का मतलब है कि पेड़ों को लगाना। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड्स फॉर दीज कमोडिटीज। देखो बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट जो थे साफ कर लिए गए थे, खत्म कर लिए गए थे, किसके लिए, टी के लिए, कॉफी के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए, ठीक है, जिसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी, वहां जरूरत थी इन चीजों के लिए, इंडस्ट्रीज को। तो द colonial government took over the forest and gave vast area to European planters to cheap at cheap rates. जो colonial government थी ना वो जंगलों को अपने हाथ ले लेती थी और जो यूरोप के जितने भी प्लांटर्स आते थे उनके हाथों में सस्ते दामों पे उनको दे दिया करते थे। ठीक है, These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea और कॉफी। ये एरियाज को बंद कर दिया जाता था, यहाँ पे जंगल साफ करे जाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे टी और कॉफी लगाई जाती थी। तो नेक्स्ट क्या दिखाता है, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होता है बेटा, कमर्शियल होता है पैसे के लेन देन के हिसाब से, फॉरेस्ट्री जो पैसे के लिए यानी कि आर्थिक इस्तेमाल के लिए जो है जंगल बनता है उसे हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहते हैं। इन द वेरियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। हमने बहुत सारी पीछे सेक्शन में देखा कि जो फॉरेस्ट किस लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए थे, एक तो रेलवे बनाते थे, दूसरा शिप्स बनाते थे, और भी बहुत सारी चीजों के लिए उनको जंगल की जरूरत होती थी। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट्स बाय लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ द ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अब उन्हें समझ में आने लगा धीरे धीरे, वो उनके मन में एक भय सा बैठ गया कि बुरे इस तरह से बिना किसी ध्यान दिए पेड़ों का काटा जाना, चाहे वो लोकल लोगों के द्वारा हो या फिर व्यापारियों के द्वारा, जंगलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जब जरूरत होगी हमें जंगल में लकड़ी या जंगल नहीं मिलेगा। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जाए। डेट्रिच ब्रांडिस उसका नाम था जो एक्सपर्ट था, फॉर एडवाइस, किसके लिए, उन्हें एक सलाह चाहिए थी कि अब क्या किया जाए। एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और पहला इंस्पेक्टर जनरल जो है हमारे देश का वो भारत का बनता है, उसका नाम क्या था, वो जर्मन था, उसका नाम था डेट्रिच ब्रांडिस। ठीक है, ब्रांडिस realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of the conservation. अब ब्रांडिस को एहसास होता है, महसूस होता है कि जो अगर जंगलों को बचाए रखना है तो उसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और साइंस जो है कंजर्वेशन की यानी कि उसको बचाने का जो तरीका है वो बताना पड़ेगा लोगों को कि कैसे आप इसकी बचत करके किस तरह से ये एक फायदे का काम हो सकता है। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। अब कुछ रूल्स बनाए जाने थे। अब इस चीज को करने के लिए पहले तो उनको कानून बनाने पड़ते, ठीक है, ताकि जंगलों को बचाया जा सके। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। अब पेड़ों को काटना पहले रोकना था और फिर वहां पे जंगलों में जो पशुओं को चराया जाता है वो सब रोकना था, वो जरूरी था ताकि जो है जंगल को प्रिजर्व किया जा सके, टिम्बर की प्रोडक्शन के लिए लकड़ी मिल सके वहां से। एनीबडी हु कुड कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। कोई भी इंसान जो अगर बिना परमिशन के लकड़ी काटता उसे क्या होता, पनिशमेंट मिलती। अब देखो ये कांगड़ा में देवदार के पेड़ हैं। So Brandeis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped to formulate the Indian Forest Act of 1865। आपको पता होगा कि जैसे आपने सुना होगा IAS नाम की एक सर्विस है, उसमें IFS भी एक सर्विस होती है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज।
तो ये शुरुआत किसने की थी? ब्रैंडिस ने ही की थी। उसने डिपार्टमेंट फॉरेस्ट सर्विस का सेट किया था 1864 में। तो वहां से एक एक्ट लागू हुआ 1865। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। इंपीरियल जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था ना, वो देहरादून में बनाया गया, 1906 में बनाया गया। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए इनमें ध्यान रखना। द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। जो उन्होंने यहाँ पे सिस्टम पढ़ाया जंगलों के बारे में, उसे क्या कहा गया? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मेनी पीपल नाउ including ecologists feel that this system is not scientific at all. देखो, इकोलॉजी भी एक ज्योग्राफी का ही सेक्शन है, उन्होंने इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं कहा। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट which had lots of different types of trees were cut down. देखो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या हुआ, जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट थे जो अलग अलग तरह के थे उनको काटा गया, तो उसको कैसे आप साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोल सकते हो? अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, जो इकोलॉजी से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। तो नाउ वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। एक ही तरह के पेड़ों को लगाया गया पूरी रो में, ठीक है। तो ये कोई सही तरीका तो नहीं था काम करने का, है ना। इतनी वैरायटी को खत्म कर दिया जो कि जरूरी है, तो वैरायटी खत्म करके सिंगल टाइप लगा दिया जो कि जरूरी है उन लोगों के लिए काटने के लिए। दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। इसी को कहा गया प्लांटेशन। जो एक तरह के पेड़ उन्होंने लगाए बाकी सारी वेराइटीज को काट के, क्योंकि वो पेड़ उनको चाहिए थे इसीलिए उन्हीं को लगाया। The forest officials surveyed the forest, estimated the area under different types of trees and made working plans for forest management. जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स होते थे ना, वो क्या करते थे? एस्टिमेट करते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के, और उसके फिर प्लान्स बनाते थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। वो ये प्लान बनाते थे कि हर साल कितना एक एरिया प्लांटेशन का काटा जा सकता है, ठीक है। द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। तो जहां पे पेड़ काटे जाते थे वहां दोबारा पेड़ लगाए जाते थे, ताकि कुछ और समय के बाद वहां पे दोबारा से पेड़ मिल जाएं काटने के लिए। ये दिख रहा है यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल जो है, कहाँ पे? देहरादून, इंडिया में। ये बनाया था तब उन्होंने। आफ्टर The Forest Act was enacted in 1865. It was amended twice, once in 1878 and then in 1927. देखो, फॉरेस्ट एक्ट बन जाता है 1865 में, फिर उसमें अमेंड करा गया है। इसको अमेंड करना होता है बदलाव लाना, ठीक है। 1878 में एक बार ही बदलाव लाया, फिर 1927 में फिर से बदलाव लाया। 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। अब कोई पूछे कि 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट डिवाइड हुए कब के एक्ट, कौन से एक्ट के तहत? 1878 के एक्ट के तहत। इसमें थे रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। कुछ रिजर्व रखे गए, कुछ को सुरक्षा में रखा गया, और कुछ गाँव का जंगल बन गए, ठीक है। 3 तरह के जंगल बना दिए गए। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। सबसे अच्छे जो फॉरेस्ट होते हैं रिजर्व रखे जाते थे, उन पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। कोई भी गांव के लोग जो थे वहां से कुछ भी नहीं ले सकते थे रिजर्व फॉरेस्ट से। इवन फॉर देयर ओन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए भी वो नहीं ले सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। या अगर उन्हें घर बनाना है लोगों को, या फिर उन्हें लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, तो उसके लिए उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लेना होता था। या तो फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से जितना परमिशन होता था वो ले सकते थे, या फिर जो गांव का अपना फॉरेस्ट होते थे वहां से वो ले सकते थे। न्यू वर्ड्स यहाँ पे देखो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब है अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट एंड न्यू वंस आर प्लांटेड। इस एक तरीके से उनको काटना है और दूसरे लगा देने हैं पेड़। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? लोगों के जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ा? Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. देखो, जो फॉरेस्टर्स होते थे ना, उनके और लोगों के अलग सोचने का तरीका होता, विचार होते थे कि जंगल कैसा होना चाहिए था। अब देखो, आप विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीशीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फॉडर, लीव्स। अब लोग जो गांव में रहते थे उन्हें पता था कि किस किस इस्तेमाल के लिए जंगलों को हम यूज करते हैं। पहला तो उनको चाहिए था लकड़ी जलाने के लिए, दूसरा उनको अपने चारा चाहिए था पशुओं के लिए, फिर पत्तियां भी चाहिए होती थी उनको, ठीक है। इसके लिए वो कहते थे कि अलग अलग पेड़ होने चाहिए, मिक्सचर ऑफ स्पीशीज होना चाहिए, एक ही तरह के पेड़ नहीं होने चाहिए। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज व्हिच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। तो डिपार्टमेंट की क्या जरूरत थी? जो शिप्स और रेलवेज के लिए जंगल जरूरी होगा, पेड़ वही लगना चाहिए। तो इस तरह से विलेजर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से सोचते थे जंगलों के बारे में। दे नीडेड ट्रीज एंड कुड प्रोवाइड हार्ड वुड एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट। उन लोगों को वो पेड़ चाहिए होते थे जो लंबे होंगे, सीधे होंगे, और उन्हें लकड़ी मिल जाए उनसे, ठीक है। किसको? जंगल के डिपार्टमेंट के लोगों को। सो पर्टिकुलर स्पीशीज लाइक टीक एंड साल वर प्रोमोटेड एंड अदर्स वर कट, ठीक है।
टीक और साल को प्रमोट किया गया, दूसरों को काट दिया जाने लगा क्योंकि ये बड़े-बड़े होते थे, लंबे-लंबे होते थे और अच्छी लकड़ी मिलती थी इनसे, ठीक है? जिससे शिप्स बन सकती थी और रेलवे में इस्तेमाल किया जा सकता था जिसे। इन फॉरेस्ट एरियाज़ पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जंगल के एरिया में लोग जो थे, जंगल के ही चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। जैसे अभी भी आपको पता होगा नागालैंड या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या फिर बहुत सारे ट्राइबल स्टेट्स में ऐसा है, लोग अभी भी जंगल की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो जंगल में रहते थे लोग, वो क्या करते थे, रूट्स, कंदमूल, पत्तियाँ, फ्रूट और जो ट्यूबर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते थे अलग-अलग तरीके से खाने के लिए, अलग-अलग जिस भी ज़रूरत के लिए, ठीक है? वो इस्तेमाल किया करते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम। इन देखो, जो फ्रूट्स होते थे और ट्यूबर्स होते थे, इनको इनको बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता था, खाने के लिए बहुत अच्छे होते थे, यानी कि शरीर के लिए हेल्दी होते थे। तो मॉनसून आने से पहले इन्हें खाया जाता था, ठीक है? हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन्स। अब जो जड़ी बूटियां हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होंगी, दवाइयों के लिए। वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड फ्लोज, बैम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेस एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेलाज। तो देखो क्या होता था कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो थे वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी लकड़ी, और उसके बाद क्या इस्तेमाल करते थे, हल बनाते थे, जो बांस होता था ना उससे फेंसिंग करते थे, वो बाउंड्री बना देते थे, वो बहुत अच्छी होती थी, मजबूत होती थी। और वो बास्केट्स भी बनाते थे उससे, और छतरियां जैसी बनाते थे जो बहुत अच्छी और इस्तेमाल के लिए सहायक होती थी। A dried scooped out ground can be used as a portable water bottle। देखो सूखी जमीन को कैसे इस्तेमाल करते थे, एक बॉटल के तरीके से, यानी पानी प्रिजर्व करने के लिए। Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. The Saidi, Bohemia, Wahili creeper can be used to make ropes, and the thorny barks of the simmer, silk, cotton trees. Tree is used to grate vegetables, oil for cooking, and to light lamps can be pressed from the fruit of the mahua tree। तो जंगल में हर चीज होती थी, जैसे क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर्स को किस लिए इस्तेमाल करते थे, रस्सियों की तरह इस्तेमाल करते थे वो। और पत्तियों को इकट्ठा करके प्लेट्स बनती थी, मतलब प्लेट्स आप उस पे खाना खा सकते हो और फेंक दो, वो सड़ जाएंगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपकी प्लेट्स का काम भी हो गया, ठीक है? पहले फंक्शंस में ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता था। आजकल वो आ गए हैं नई प्लेट्स जिसका काफी ज्यादा नुकसान है एनवायरनमेंट को भी, ठीक है? इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, ऑयल होते थे, वेजिटेबल्स होते थे, बहुत फ्रूट्स होते थे, और अलग अलग चीजें जो थी इस्तेमाल के लिए जंगल में मिल जाती थी। द फॉरेस्ट एक्ट meant severe hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practice cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. People were now forced to steal wood from the forests, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards who would take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for police constable and forest guards to harass people by demanding free food from them। देखो फॉरेस्ट एक्ट ने वहाँ के लोगों का जीवन, गांव के लोगों का जीवन और भी दुश्वार कर दिया। कैसे? अगर उनको पेड़ काटना है तो भी उन्हें परमिशन चाहिए, अगर उन्हें लकड़ी लेनी है तो भी परमिशन चाहिए, घर बनाने के लिए पशुओं को चरा नहीं सकते, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ गैर कानूनी बना दिया गया। लोगों को अब चोरी करने पे मजबूर किया गया। अब वो जंगलों की चीजों को चुरा चुरा के इस्तेमाल करते थे, और तब भी उनके मन में ये भय रहता था कि अगर मानो किसी ने पकड़ लिया तो फिर किसकी दया से वो रहेंगे। फॉरेस्ट गार्ड्स जो होते थे, अगर वो उनको दया से छोड़ दें तो छोड़ दें, नहीं तो उनके ऊपर अलग अलग तरह से पनिशमेंट लगाई जाती थी। अब साथ में जो औरतें होती थी उनको और भी परेशानियां होने लगी थी, क्योंकि वो जा नहीं सकते थे, वहां पे जंगलों में जा नहीं सकते थे। और जो कांस्टेबल वगैरह होते थे वो खाने की डिमांड करा करते थे, और भी बहुत सारी डिमांड्स किया करते थे, रिश्वत मांगते थे अपना काम। अगर लोगों को जंगल से कुछ चाहिए उसके लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती थी, ठीक है? तो इस तरह से बहुत ही मुश्किल वाला दौर लोगों के लिए शुरू हो जाता है। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन? अब खेती बाड़ी को कैसे असर पड़ा इससे, इस एक्ट से? वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ द यूरोपियन colonialism was on the practice of shifting cultivation और स्वीडन एग्रीकल्चर। देखो सबसे बड़ा प्रभाव जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, जैसे लोग क्या करते हैं, एक जंगल को साफ किया, वहां पे कुछ देर खेती की, जब माना वहां के खेत जो है उपजाऊ कम रहे तो फिर दूसरी जगह चले गए, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है? तो इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जंगल में वो हाथ नहीं लगा सकते थे, तो काटना तो बहुत ही दूर की बात है। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये एक पारंपरिक तरीका है कृषि करने का एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका के बहुत सारे एरियाज में, ठीक है? इट हैज मेनी लोकल नेम्स सच एज
लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, लेडिंग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में किसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, ठीक है। एंड मिल्पा बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। और चितमीन और टेवी इन अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे। एंड चीना इन श्रीलंका। इन इंडिया धिया, पेंडा, बेवार, नेवाद, झम, पोडू, खंदाद एंड कुमरी, ये सब नाम हैं आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सारे नाम जो हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसके लिए अलग अलग एरिया के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन, सीड्स आर सोन इन द एशेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जंगलों को काट के उनको जला करके वहां पे क्या लगाया जाता है, बीज उगाए जाते हैं। और फिर क्या होता है, क्रॉप्स हार्वेस्ट करी जाती हैं मानसून के में, बीज लगा करके अक्टूबर नवंबर में क्रॉप्स हार्वेस्ट कर दी जाती हैं, काट ली जाती हैं। सच प्लॉट्स आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फेलो। और इस तरह के जो प्लॉट्स होते थे कुछ देर तक, कुछ सालों तक उन्हें कल्टीवेट किया जाता था, खेती की जाती थी, फिर उन्हें खाली रखा जाता था फॉर 12 to 18 ईयर्स, लगभग 12 से 18 साल तक उन्हें खाली छोड़ दिया जाता था फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, ताकि जंगल वहां दोबारा से उग सकें। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, और अलग अलग तरह की क्रॉप्स यानी कि फसलें उगाई जाती हैं इन प्लॉट्स पे। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स, इन ब्राजील मैनियोक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। देखो भारत में और अफ्रीका में मिलेट्स यानी कि जो खुरदरे अनाज होते हैं वो उगाए जाते हैं इन प्लॉट्स में, ठीक है। और ब्राजील में मैनियोक उगाया जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ से लैटिन अमेरिका में मक्की होती है और कुछ फलियां उगाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट्स। जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो होते थे ना, ये जंगलों के लिए इस प्रैक्टिस को खराब मानते थे, क्योंकि उस जंगलों को काटना पड़ता था, ठीक है, उससे जंगल कम होते थे। दे फेल्ट दैट लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। उन्हें लगता था कि रेलवे के लिए जो हमें वुड चाहिए उससे ये तो नहीं उगेगा अगर हम कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे तो। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न्ड, एक जंगल को जब जलाया जाता था, देयर वाज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो इससे ये भी भय रहता था कि अगर जंगल जलेगा तो जो अच्छी लकड़ी होगी वो भी साथ में जल जाएगी, ठीक है। अब देखो, shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forests. Shifting cultivation ने ये मुश्किल कर दिया था लोगों के लिए कि टैक्सेस को कैसे कलेक्ट किया जाए। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उनसे क्या टैक्स लेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया जाए, बैन लगा दिया जाए उसके ऊपर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं अपनी अपनी एरिया से उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी कि दूसरी जगहों पे भेज दिया गया। अब उनके जंगल में घर हुआ करते थे। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों को क्या करना पड़ा, जंगल में रहने वाले लोग अब उनको अपना काम ही बदलना पड़ेगा, वहां पे बाहर जाके कुछ और करना पड़ेगा। वाइल सम रिस्ट्रिक्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रेबिलियन, ठीक है, रेजिस्टेड। तो कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया, यानी कि कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की कि उसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिए, ठीक है। अब हु कुड हंट, अब कौन कर सकता था शिकार। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट dwellers टू एंड इन येट अनदर वे। अब लॉज से दूसरा भी एक प्रभाव पड़ता है कि अब क्या प्रभाव था वो, बिफोर द फॉरेस्ट लॉज मेनी पीपल हु लिव्ड इन द नियर इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर्स। जब तक क्या होता था कि फॉरेस्ट लॉ नहीं बने थे, कानून नहीं बने थे, तब तक लोग ज्यादातर कैसे रहा करते थे, जीवन कैसे जिया करते थे, वो किसका शिकार करते थे, हिरणों का शिकार करते थे, पैड्रिजेस का शिकार करते थे, एंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल, और बहुत सारे दूसरे जो छोटे छोटे जानवर होते थे उनका शिकार करके अपना गुजारा करते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ, और ये जो उनका पुराना प्रैक्टिस चली आ रही थी उसको फॉरेस्ट कानून ने रोक दिया। दोज हु हैड कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। जिन लोगों को वो हंटिंग करते हुए पकड़ लेते थे उनको पोचिंग का इल्जाम लगाया जाता। इस तरह से लोगों को अवैध शिकार करने से मना किया जाने लगा, पोचिंग के जुर्म में उनको क्या किया जाने लगा, पनिशमेंट दिया जाने लगा। तो while the forest laws deprived people of their customary right to hunting of big game became a sport। अब देखो, जो जंगल के कानून थे उन्होंने जो कस्टमरी राइट था लोगों का उसे तो रोक दिया, लेकिन ये एक गेम बन गया कि लोग जाते थे जंगलों में शौक से शिकार करते थे स्पोर्ट के तौर पे। In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility of for centuries।
देखो हमारे देश में जंगली जानवरों का शिकार करना, टाइगर्स वगैरह को शिकार करना, ये बड़े-बड़े जो राजसी लोग घराने हुआ करते थे, उनका शौक हुआ करते थे। ये काफ़ी सदियों तक ऐसा चलता रहा। मेनी मुगल पेंटिंग्स शोज़ प्रिंसेस एंड एम्परर्स एन्जॉयिंग अ हंट। बहुत सारी मुगल पेंटिंग ऐसी थी जो ये शो करती थी कि वो शिकार कर रहे हैं, राजाओं को शिकार करते हुए दिखाते थे। बट under colonial rule, the scale of hunting increased to such an extent that various species became almost extinct. लेकिन कॉलोनियल रूल के अंडर जो है हंटिंग जो है बढ़ तो गया कि इतने इतने बड़े लेवल पे बढ़ा कि बहुत सारी स्पीशीज जो थी, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज जो जानवरों की थी वो खत्म हो गई। एक्सटिंक्ट होना होता है खत्म हो जाना। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज साइन ऑफ अ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। ब्रिटिश लोग जो थे ना, वो बड़े बड़े जानवरों को क्या मानते थे कि पुराना समाज और सेवेज मतलब जंगली समाज का हिस्सा उनको मानते थे। वो कहते थे कि ये पुराने समाज का हिस्सा है, इसीलिए उनका होना उनके लिए अच्छा नहीं था। They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. उनको ये विश्वास था कि वो इन जानवरों को मार के भारत को क्या करेंगे, सिविलाइज करेंगे, ठीक है, सभ्य बनाएंगे। They gave rewards for the killing of tigers, wolves and other large animals on the ground that they posed a threat to cultivators. Over 80,000 tigers, 150,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for rewards in the period 1875 to 1925. देखो वो क्या कर बहुत सारे टाइगर्स को उन्होंने मारा, बहुत सारे जानवरों को मारा, लगभग 80,000 टाइगर मारे, 1,50,000 जो चीते थे उनको मारा, 2 लाख के करीब उन्होंने भेड़ियों को मारा। इस तरह से बहुत सारे जानवरों को 1875-1925 के बीच खत्म किया गया। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी। तो धीरे धीरे टाइगर को स्पोर्टिंग ट्रॉफी के रूप में माना जाने लगा उसका मारना। द महाराजा ऑफ सरगुजा एलोन शॉट कितनों को मारा था उसने, 1157 टाइगर्स को मारा था एंड 2000 लेपर्ड्स को मारा था 1957 तक। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर। जॉर्ज यूल ने भी 400 टाइगर्स को मारा था। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग। शुरुआत में कुछ एरियाज को शिकार के लिए रिजर्व किया गया जंगल के। ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर्स बिगैन टू आर्ग्यू दैट ऑल दीज स्पीशीज ऑफ एनिमल नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। वे धीरे धीरे एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि इन जानवरों को मारना नहीं है बल्कि उन्हें बचाना है, उनकी सुरक्षा करना जरूरी है। अब हम ये सोर्स देख लेते हैं। बायगास आर द फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया। बायगास एक जंगली जो आदिवासी कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की। 1892 आफ्टर देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज स्टॉप्ड, दे पिटिशन टू द गवर्नमेंट। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोका गया, उन्होंने एक पिटिशन लिखा गवर्नमेंट को, प्रेयर किया। वी डेली स्टार्व हैविंग हैड नो फूड ग्रेन इन आवर पोजेशन। हम भूख से मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। द ओनली वेल्थ वी पोजेस इज आवर एग्स। हमारे पास जो धन दौलत है वो सिर्फ हमारी कुल्हाड़ी ही है। वी हैव नो क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी विद बट वी पास कोल्ड नाइट्स बाय द फायर साइड। हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, लेकिन हम जो ठंडी रातें हैं उन्हें आग के सहारे गुजार लेते हैं, ठीक है। वी आर नाउ डाइंग फॉर वॉन्ट ऑफ फूड। हम खाने के लिए मर रहे हैं। वी कैन नॉट गो एल्सवेयर। हम कहीं भी नहीं जा सकते। वॉट फॉल्ट वी हैव डन दैट द गवर्नमेंट डज नॉट टेक केयर ऑफ अस। वो कहते हैं कि हमने क्या गलती की है कि गवर्नमेंट हमारी कोई ध्यान ही नहीं दे रही, हमारा कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। प्रिजनर्स आर सप्लाइड विद एम्पल फूड इन जेल। कैदियों को भी खाना दिया जाता है जेल में। अ कल्टिवेटर ऑफ द ग्रास इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज होल्डिंग बट द गवर्नमेंट डज नॉट गिव अस अ राइट हु हैव लिव्ड हियर फॉर जनरेशंस पास्ट। देखो सबको सबके हक मिल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हम लोगों के हक छीन लिए हैं कि हालांकि हम लोग यहाँ पे सदियों से और हमारे कई कई जनरेशंस, कई हमारी जो पुश्तें थी तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। Warrior Elwin 1939 cited in Madhav, Gadgil and Ramachandra Guha this wizard land and ecological history of India। देखो ये उन लोगों का एक ग्रीवांस है, परेशानी है उनकी कि हमारे साथ जो जंगल में आदिवासी रहते थे उनके साथ अत्याचार हो रहे थे एक तरह से, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। देखो यहाँ नए व्यापार, नए नौकरियां, नई सेवाएं, ठीक है, ये है हेडिंग। तो देखते हैं। While people lost out in many ways after forest department took control of the forests, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade। देखो जैसे ही क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंट्रोल लगा दिया फॉरेस्ट के ऊपर, तो कुछ लोगों को फायदा हुआ, उन्हें नए मौके भी मिले, जैसे व्यापार करने के मौके मिले। Many communities
left their traditional occupation and started trading in forest products. बहुत सारी communities, बहुत सारी ऐसे समाज थे जिन्होंने अपने जो पारंपरिक काम थे उनको छोड़कर अब व्यापार करना शुरू कर दिया जो जंगल के प्रोडक्ट्स थे उनका. This happened not only in India but across the world. ये सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ बल्कि सारी दुनिया में. For example, with the growing demand of the rubber in the mid 19th century, the Munduruku people in Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. Gradually, they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders. देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि रबर का डिमांड जो था बहुत बढ़ चुका था ना. तो अब कुछ लोग थे जब मिड 19th सेंचुरी में जैसे मुंडूरुकू ब्राजीलियन अमेजोन एरिया के गांव के निवासी थे. वो लोग मैनियोक कल्टीवेट करने शुरू हो गए थे. मैनियोक होता है कसावा. तो उसके बाद उन्हें रबर वगैरह ये सब ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया यहाँ के लोगों ने. ग्रेजुअली दे डिसेंडेड, धीरे धीरे वो क्या करते हैं अब ट्रेडिंग पोस्ट जहाँ जहाँ पे व्यापार होता था उस एरिया में रहना शुरू हो गया और पूरी तरह से व्यापार पे ही निर्भर हो गए थे. अब उनके जीवन की शैली पूरी तरह से बदल चुकी थी. ठीक है. इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू. भारत में फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार कोई नया नहीं था. From the medieval period onwards, we have records of Adivasi communities trading elephant and other goods like hides, horns, silk, cocoon, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums, and resins through nomadic communities like the Banjaras. Hide यानी खाल, हॉर्न, सींग, सिल्क कोकून जो होते हैं, आइवरी, हाथी के दांत वगैरह, ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थी जैसे बंजारा लोग थे ये लोग बेचा करते थे. शुरुआत में भी बेचते थे ये, बिफोर ब्रिटिशर्स भी बेचा करते थे. विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन जैसे ब्रिटिश भारत में आए तो ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया गवर्नमेंट ने अपने. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. जो ब्रिटिश लोग थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने यूरोप के जितने भी व्यापारी थे, यूरोप के सारे नहीं यानी उनके अपनी एरिया के जितने व्यापारी थे उनको इकलौते हक दे दिए थे व्यापार करने के लिए फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट होते थे उनके पर्टिकुलर एरियाज में. ठीक है. ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड. अब ना लोकल लोग अपने पशु चरा सकते थे ना ही वो शिकार कर सकते थे, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी. इन द प्रोसेस मेनी पेस्टरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरावा, कराचा एंड येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. इस प्रोसेस में बहुत सारे जो पेस्टरलिस्ट थे, पेस्टरलिस्ट होते हैं पशुपालक, ठीक है, और उसके साथ नोमैडिक होते हैं जो घुमक्कड़ लोग, कभी एक जगह टिकते नहीं है. जैसे हमने एग्जांपल पहले ली थी गुज्जर बकरवाल. तो ये लोग जैसे यहाँ दिया है कोरावा, ये भी कम्युनिटीज़ हैं, कराचा और येरुकुला, ये मद्रास के हैं लोग. ठीक है. इनकी अपना जो जीवनी थी ना ये खत्म हो गई थी क्योंकि ये लोग जंगलों पे निर्भर थे इसलिए. सम ऑफ देम बिगैन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स. कुछ लोगों को क्या कहते थे, क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था. क्रिमिनल कौन करता है, जो अत्याचार करता है, क्राइम करता है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल. एंड वर फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज. और उन्हें ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था, माइंस में काम करवाया जाता है. माइंस यानी कि खाने, ठीक है, ज़मीन के अंदर खोद के. एंड प्लांटेशंस, जहाँ पे वो पेड़ वगैरह लगाते थे वहाँ पे उनसे काम कराया जाता था, या फिर चाय वगैरह के बाग वगैरह लगाने के काम में. अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, और गवर्नमेंट की ही देख रेख में वो काम करते थे. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल. नए मौके काम के हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उनके लोगों के जीवन में उससे बेहतरी आएगी या उनके लिए उनके बेहतर के लिए ही हुआ होगा. ठीक है. इन असम बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी लाइक संथाल्स एंड ओराउंड फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन. देखो अब कुछ ट्राइबल लोग थे ना, जैसे आप देखोगे असम में असम वाली साइड से और बहुत सारे आदमी औरत जो फॉरेस्ट कम्युनिटी की जैसे संथाल, ठीक है, ये ट्राइबल लोग हैं. ठीक है. ओरांव भी ट्राइब है झारखंड से, और गोंड जो है छत्तीसगढ़ के ट्राइब हैं. तो इन लोगों को कहाँ लगाया गया, प्लांटेशन यानी कि चाय के एरियाज में, जहाँ जहाँ चाय लगाई जाती थी वहाँ उनसे काम करवाए जाते थे. देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वर वेरी बैड. उनकी जो वेजेस थी वो काफ़ी कम थी. वेज होता है पैसे, सैलरी जो होती है वो कम थी, और उनके जीवन का जो वर्क कंडीशन जो थी, वहाँ पे काम करने का जो तरीका था वो सही नहीं था. ठीक है. दे कुड नॉट रिटर्न इजीली टू देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड.
तो जहाँ पे भी उनको काम दिया जाता था वहाँ से इतनी आसानी से वो गाँव नहीं आ सकते थे। जैसे आज के टाइम में अगर कोई काम कर रहा है तो वो छुट्टी ले सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, समय-समय पे अपने घर में अपने लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा उनके लिए नहीं था। अब रबर एक्सट्रैक्शन, ये देख लो सोर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब आपको ये पढ़ना है। एक रबर एक्सट्रैक्शन इन पुतुमायो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह दुनिया में कंडीशंस ऑफ वर्क इन प्लांटेशंस वर हॉरिफिक, हर जगह बहुत ही प्लांटेशन एरिया में लोगों के जीवन की जो तरीका था वो बहुत ही भयानक था, भयावह था। द एक्सट्रैक्शन ऑफ रबर इन द पुतुमायो रीजन ऑफ द अमेजोन बाय द पेरुवियन रबर कंपनी with British and Peruvian interest was dependent on the forced labor of the local Indians called हुइटोटोस, ठीक है? तो क्या देखा यहाँ पे हमने कि रबर का एक्सट्रैक्शन पुतुमायो रीजन में जो अमेजोन में है, रबर कंपनी ने वहाँ पे काम किससे करवाते थे? वो इंडियन जो लेबर होती थी, फोर्स लेबर वहाँ रखी जाती थी, उनको क्या बोलते थे? हुइटोटोस। From 1900 to 1912, the Putumayo output of 4,000 tons of rubber was associated with a decrease of some 30,000 among the Indian population due to torture, disease and flight. तो टॉर्चर इतने ज़्यादा किया जाता था ना लोगों को कि लगभग लगभग 30,000 लोग जो थे पॉपुलेशन में से कम हो चुके थे, मर चुके थे, खत्म हो चुके थे, क्योंकि उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं थी और उनकी बहुत ही खराब स्थिति की वजह से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अ लेटर बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ रबर कंपनी डिस्क्राइब्स हाउ द रबर वाज कलेक्टेड, एक चिट्ठी लिखी गई है एक जो रबर कंपनी में काम करने वाले कार्यकर्ता है उन्होंने, कि कैसे रबर निकलता है वो करके। द मैनेजर समन्ड hundreds of Indians to the station. He grasped his carbine and machete and began the slaughter of these defenseless Indians, leaving the ground covered with 150 corpses, among them men, women and children. उसने क्या किया? कार्बाइन पकड़ा, यानी कार्बाइन क्या होता है? एक गन होता है, लॉन्ग गन होता है। तो उसको पकड़ा, साथ में छुरा पकड़ा, उसके साथ वो लोगों को काटना शुरू कर दिया। किन लोगों को? जो भारतीय थे जिनकी कोई सुरक्षा थी ही नहीं वहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे भारतीयों को, यानी लगभग 150 लाशें वहाँ पे पड़ी थी, जिसमें आदमी, औरतें और बच्चे सब थे। खून के साथ नहाए हुए वो दया के लिए क्या कर रहे थे? अपील कर रहे थे उसको। द सर्वाइवर्स वर हीप्ड विद द डेड एंड बर्न टू डेथ, जो जीवित बच गए थे ना लोग, उनको ढेर लगा दिया उनका, किसके साथ? मरे हुए लोगों के साथ, और उनको जला दिया गया। While the manager shouted, I want to exterminate all the Indians who do not obey my orders about the rubber that I require them to bring in. तो मैनेजर ने चिल्ला के कहा कि मैं हर इंडियन को निकाल देना चाहता हूँ, ख़त्म कर देना चाहता हूँ, जो मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानते। जैसे मैं रबर के लिए उनको बोलता हूँ जो मुझे चाहिए, अगर नहीं लाते वो, तो मुझे वो नहीं चाहिए यहाँ। Rebellion in the forest. Many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. बहुत सारे भारत के भी हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया, जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती बदलाव थोपे जा रहे थे उनके लिए। द लीडर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू इन संथाल परगना, बिरसा मुंडा अब छोटा नागपुर, और अलूरी सीतारामा Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. ठीक है? अब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया विद्रोह के रूप में, मतलब वो पूरी तरह से हथियारों के साथ उतर गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिनमें से सिद्धू कानू एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स का नाम है। इनके बारे में आपने 8th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये जितने भी विद्रोह हुए हैं अलग अलग, उनके बारे में 8th की हिस्ट्री में बताया गया है, ठीक है? इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे विद्रोह किए और गाने बनाए, कहानियाँ लिखी, जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से ये लोग असंतुष्ट थे और क्यों ये विद्रोह में खड़े हुए थे। वी विल नाउ डिस्कस, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एक विद्रोह होता है बस्तर में 1910 में। बस्तर इज लोकेटेड इन साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्ड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ये जो एरिया है, ये बस्तर का जो एरिया, जैसे ये रेड डॉट में दिखाया गया है यहाँ पे इस मैप पे, ठीक है? ये दिखाया गया है ये, तो यहाँ पे इस एरिया के बारे में बताया गया है कि ये बॉर्डर करता है आंध्र प्रदेश, इसको बॉर्डर करता है उड़ीसा और महाराष्ट्र, 3 एरियाज, इसको 3 स्टेट्स का बॉर्डर इसके साथ लगता है। इन सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू, जो इसका मध्य पार्ट है ना, प्लेट्यू होता है
पठार जो थोड़ा ऊंचा और ऊपर से समतल हो उसे प्लेट्यू बोलते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इट्स साउथ इज द गोदावरी प्लेन। देखो नॉर्थ में इस प्लेट्यू के छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं और इसके साउथ में गोदावरी प्लेन्स हैं, ठीक है। यानी कि इस एरिया की फिजियोग्राफी बताई गई है। द रिवर्स इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है इंद्रावती नदी बस्तर में। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर सच एज मारिया एंड मुरिया, गोंड्स, धुरवास, धतरास एंड हलबास। तो अलग अलग तरह के ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका क्या क्या नाम है आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे मारियाज, मुरियाज, गोंड्स, धुरवास, भतरास एंड हलबास, ठीक है। ये कम्युनिटीज वहाँ पे रहती हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीफ। उनकी भाषाएं अलग हैं लेकिन उनके जो तौर तरीके हैं जीवन जीने के, जो उनके रीति रिवाज हैं वो काफी मिलते जुलते हैं। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival। तो यहाँ इन गांव के लोग अक्सर क्या विश्वास करते थे कि जैसे अर्थ ने, धरती माँ ने उन्हें जमीन दी है रहने के लिए और जब भी कोई फेस्टिवल होता था, त्योहार होता था, वो धरती माँ को बहुत सारी चीजें समर्पित करते थे। इन addition to the earth they show respect to the spirits of the rivers, the forest and the mountain। अर्थ के साथ साथ, जमीन के साथ साथ वो स्पिरिट्स जो रिवर को भी देवियों के रूप में पूजते थे, जंगलों को भी पूजते थे और साथ में माउंटेन्स, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री। हर एक गांव के लोगों को अपनी अपनी बाउंड्री यानी सीमा का पता होता है और साथ में वो लोग वहीं अपने अपने एरियाज में जितने भी उनके रिसोर्सेज होते थे, जितने भी उनके खनिज पदार्थ होते थे, उनकी ध्यान वो खुद रखते थे। इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मान इन एक्सचेंज। तो अगर एक गांव का इंसान किसी दूसरे गांव के से सामान खरीदना चाहता है, कुछ लेना चाहता है, जंगल से लेना चाहता था, तो उसे एक फीस के तौर पे क्या देना पड़ता था, अपनी लोकल भाषा में वो बोलते थे देवसारी, दंड और मान, ठीक है। इसके बदले में वो सामान खरीदते थे, अपना सामान ले जाते थे जो उनको चाहिए होता था। सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्टेड देयर फॉरेस्ट बाय एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउसहोल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन्स टू पे देम। तो कुछ लोगों ने कुछ गाँव में क्या करा था, वॉचमैन रखे थे। जब जिनको कहाँ से मिलता था सामान, कहाँ से उनकी सैलरी आती थी, वो सारे लोग गांव के उनको खाना या जो भी चीज़ें होती थी उनको दे देते थे वॉचमैन को, जो जंगलों का ध्यान रखते थे। Every year there is one big hunt where the headmen of village in a pargana cluster of villages met and discussed issues of concern including forest। हर साल क्या होता था, एक बड़ा उत्सव होता था जब गांव के जो मुखिया होते थे वो गांव में एक परगना या क्लस्टर ऑफ विलेजेस जिसको बोलते हैं, काफी गांव को मिला करके बनता है। वहां पे वो बहुत सारे जो इश्यूज होते थे, परेशानियां होती थी, वो डिस्कस करते थे, जंगलों से रिलेटेड जो भी होती थी, फिर उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश क्या करते थे वो मिल करके। अब द fears ऑफ पीपल, लोगों के डर क्या थे। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried। देखो जब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने 2/3 एरिया को जंगल के रिजर्व कर दिया। 1905 में उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जो खेती होती थी उनकी एक जगह से दूसरी जगह स्थान बदल बदल के वो करते थे, उसको बैन कर दिया, शिकार बैन कर दिया और जंगल से कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं ले सकते थे। तो जो बस्तर के लोग थे वो काफी परेशान हो गए। सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन ऑन इन एंड द रिजर्व forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। कुछ लोगों को वहां पे रहने की परमिशन मिल गई लेकिन उनके ऊपर एक शर्त लगाई थी, एक कंडीशन रखी थी कि अगर आप लोग इन फॉरेस्ट को अगर वो फ्री उनको लेबर प्रोवाइड करते हैं यानी कि उनके लिए काम करते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए वो काम करते हैं और साथ में क्या करते हैं, जो पेड़ों को काटना है या उनको एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी को लेके जाना है, जंगल को आग से बचाना है, ये सब काम करेंगे फ्री में, तभी उनको वहां रहने दिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। तो इन्हीं एरियाज को कहा जाने लगा कि जंगल वाले गांव, ठीक है, फॉरेस्ट विलेजेस हो गए, ठीक है। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और
कंपनसेशन, दूसरे गांव के जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था बिना किसी नोटिस बोले दिए, या फिर कोई भी कंपनसेशन उनको नहीं मिलता था कि यानी अगर आप अपनी जगह छोड़ के जा रहे हो दूसरी जगह पे कैसे रहोगे, उसका कोई इंतजाम करे या कुछ वैसा कुछ भी नहीं होता था, उनको बस निकाल दिया जाता था। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उन लोगों की होती थी अपनी। फॉर लॉन्ग विलेजर्स had been suffering from increased land rents and frequent demands for free लेबर एंड गुड्स बाय colonial ऑफिशियल। बहुत लंबे समय तक क्या हो रहा था, गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। किससे? एक तो उनकी ज़मीन का किराया बहुत ज़्यादा था और ऊपर से जब उनको फ्री काम करने के लिए ज़बरदस्ती colonial ऑफिशियल मजबूर किया करते थे। देन came the terrible famines in 1899 and 1900 and again in 1907 and 1908. Reservations proved to be the last straw. तो अब फेमाइन आ गया। कब? 2 बारी फेमाइन, फेमाइन होता है अकाल पड़ना, ठीक है? तो 1899 और 1900 के बीच में एक बार पड़ा, दूसरी बार फेमाइन आता है 1907 में और 1908 में, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। अब फेमाइन पड़ गया, भुखमरी पड़नी शुरू हो गई, लोगों में पहले ही परेशानी थी और बढ़ गई परेशानी उनकी। पीपल बिगैन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इश्यूज इन देयर विलेज काउंसिल्स, in bazaars and at festivals or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. अब लोगों ने इकट्ठे होना शुरू कर दिया, परेशानियों को डिस्कस करना शुरू कर दिया, आपस में बोलना शुरू कर दिया उसके बारे में, ठीक है? विलेज की जो जितनी काउंसिल्स होती थी, बाजार में इकट्ठे होते थे वो, कभी कोई त्योहार होता था तब इकट्ठे होते थे, गांव के जो मुखिया होते थे, जो पुजारी होते थे, वो सब लोग इकट्ठे होकर बातें करनी शुरू हो गए। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द दुर्वास ऑफ द कंगीर फॉरेस्ट। शुरुआत किसने की थी? दुर्वास ने की थी, जो कंगीर फॉरेस्ट के थे। वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, जहां पे सबसे पहले रिजर्वेशन शुरू किया था उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर, मेनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडा धर फ्रॉम विलेज नेथानार एज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुंडाधर जो था उनका इम्पोर्टेंट लीडर था, जो किस विलेज को बिलोंग करता था? नेथानर। In 1910, mango boughs, a lump of earth, chilies, and arrows began circulating between villages. तो 1910 में अब आम की डालियां हो गई और बहुत एरोज वगैरह, चिलीज वगैरह, ये क्या होने लगे? सर्कुलेट होने लगे गांव के बीच में। इसका कारण क्या था? दीज वर एक्चुअली मैसेजेस इनवाइटिंग विलेजर्स टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये मैसेज होते थे, ये कोड हुआ करते थे लोगों के, कि लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बुलाना, जिसका मकसद क्या था कि मिलके वो क्या करें? विरोध करें, विद्रोह करें। किसका? अंग्रेजों का के खिलाफ। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड सम थिंग्स इन टू द रेबेलियन एक्सपेंसेस। हर गांव ने कंट्रीब्यूट किया कुछ ना कुछ रेबेलियन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है? तो bazaars were looted, the houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed and greens redistributed. क्या किया गया? बाजारों को लूटा गया, ठीक है? उसके बाद ऑफिशियल्स, जो ट्रेडर्स थे उनके घरों को लूटा गया, स्कूल पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया, लूट लिया गया, और जो फसलें थी वो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करने लगे आपस में। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. William Ward, a missionary who observed the events, wrote, from all directions came streaming into Jagdalpur police merchants, forest peons, school masters and immigrants. ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे अटैक किया गया जो लोग ज़्यादातर कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे और जो उनके बुरे, जो खराब कानून बने थे उनके साथ जुड़े हुए थे। अब विलियम वॉर्ड जो है ना, वो एक मिशनरी थे। मिशनरी कौन होते हैं? जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम किया करते थे। उन्होंने लिखा कि जो हर एक डायरेक्शन से जगदालपुर पुलिस स्टेशन, मर्चेंट, जो फॉरेस्ट पियोन, स्कूल मास्टर और इमिग्रेंट्स जो थे, सारे क्या हो रहे थे? इकट्ठे होने शुरू हो गए थे वहाँ पे। Bhundia collected 400 men, sacrificed a number of goats, and started off to intercept the Diwan, who was expected to return from the direction of Bijapur. बूंदिया ने 400 लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बहुत सारी बकरियों का क्या किया? सेक्रीफाइस किया। उसके बाद उनने दीवान को रोकने की कोशिश की, जिसका उनको लग रहा था कि वो कहाँ से आएंगे? बीजापुर की डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है? दिस मॉब स्टार्टेड ऑन द 10th February, burned the Maringa School, the police post lines and pounds at Kessler, and the school at the Tokapal, detached a contingent to burn Karanji school and captured a head constable and 4 constables of the state reserve police who had been sent
out to escort the दीवान and bring him in। अब ये जो मॉब था, ये जो ग्रुप इकट्ठा हुआ था 10 फरवरी को इन्होंने स्टार्ट किया था। इनमें उन्होंने स्कूल जलाए, पुलिस पोस्ट जलाई और बहुत सारी चीजों को जला। स्टेट रिजर्व पुलिस के जो 4 लोग थे उनको क्या कर दिया उन्होंने, पकड़ लिया, जो कि किसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, किसका पहरा कर रहे थे, दीवान का पहरा कर रहे थे। The mob did not maltreated the guard seriously but eased them of their weapons and let them go। उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उनके जो हथियार थे उन्हें अपने कब्जे में कर लिया उन्होंने, ठीक है, और जाने दिया उनको फिर। One party of rebels under Bondia Machi went off to the Koyar river to block the passage there in case the Diwan left the main road। तो एक ग्रुप उनमें से जो बोंदिया माजी का ग्रुप था, उन वो कहाँ चला गया, कोयर रिवर के पास। अगर दीवान ने मेन रोड छोड़ के उस रास्ते को लिया, इसीलिए वो लोग वहां चले गए। द रेस्ट वेंट ऑन टू दिलमिली टू स्टॉप द मेन रोड फ्रॉम बीजापुर। और कुछ लोग चले गए दिलमिली में, जो मेन रोड था बीजापुर से, उसे रोकने के लिए। बुद्धू माझी एंड हरचंद नायक लेड द मेन बॉडी। और बुद्धू माझी और हरचंद नायक थे, मेन बॉडी को लीड वही कर रहे थे। तो इस तरह से ये अलग अलग रेबिलियन किए गए। अब सोर्स एफ आता है हमारे पास। एल्डर्स लिविंग इन बस्तर रिकाउंटेड द स्टोरी ऑफ दिस बैटल दे हैड हर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो बड़े बुजुर्ग थे ना, कहाँ पे, बस्तर में, उन्होंने इस स्टोरी को याद करते हुए जो उन्होंने उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुनी थी। पोदियामी गंगा ऑफ कंकापाल वाज टोल्ड बाय हिज फादर पोदियामी तोकिली दैट, जो पोदियामी गंगा था ना, कंकापाल का था, उसके पिता ओदियामी तोकेली ने उसे बताया था। द ब्रिटिश केम एंड स्टार्टेड टेकिंग लैंड। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने जमीन छीनना शुरू कर दिया। द राजा डिड नॉट पे अटेंशन टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम। राजा ने कोई भी ध्यान नहीं दिया जो वहां पे हो रहा था उसके लिए, ठीक है। सो सीइंग दैट लैंड वाज बीइंग टेकन हिज सपोर्टर्स गैदर्ड पीपल। तो उन्होंने देखा कि जमीन जो छीनी जा रही है, इसलिए उसके जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या कर लिया, लोगों को इकट्ठा किया। वॉर स्टार्टेड, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। हिज स्टांच सपोर्टर्स डिड डाइड एंड द रेस्ट वर विप्ड। उसके जो सपोर्टर थे, ठीक है, वो मारे गए, और साथ में जो बच गए थे उनकी काफी ज्यादा पिटाई हुई, उन्हें काफी मारा गया। माई फादर ओदियामी तोकिली सफर्ड मेनी स्ट्रोक्स। मेरे खुद के पिता जो थे उन्हें भी काफी ज्यादा चोटें लगी थी। बट ही स्केप्ड एंड सर्वाइव्ड। लेकिन वो भाग गए और जीवित बच गए। इट वाज अ मूवमेंट टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश। ये एक मूवमेंट चला था जो ब्रिटिशर से छुटकारा पाने के लिए था। द ब्रिटिश यूज टू टाई देम टू हॉर्सेज एंड पुल देम। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको घोड़ों के साथ बांध के फिर घसीटा करते थे। फ्रॉम एवरी विलेज 2 or 3 पीपल वेंट टू जगदालपुर। हर गांव से 2-3 लोग जाया करते थे जगदालपुर। गार्गी देवा एंड मिखोला ऑफ चिद्दापाल, डोली एंड अदरा बुंदी ऑफ मरका मीराज, वादा पांडु ऑफ बेलारास, उंगा ऑफ पालेम एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। उन सब में से कुछ लोगों के नाम है ये। सिमिलरली चंद्रू एन एल्डर फ्रॉम विलेज नंदरासा सेड। नंदरासा गांव से एक चंद्रू नाम के एल्डर है, उन्होंने क्या कहा, ऑन द पीपल्स साइड वर द बिग एल्डर्स माइली मुदाल ऑफ पालेम, सोईकाल धुरवा ऑफ नंदरासा एंड पांडवा माझी पीपल फ्रॉम एवरी परगना कैंप्ड इन अलनार तराई। हर एक परगना से कहाँ इकट्ठे हुए थे लोग, अलनार तराई में, ठीक है। वहां क्या किया उन्होंने, द पल्टन यानी फोर्स सराउंडेड द पीपल इन अ फ्लैश। एक सेकंड में जो है फोर्स ने उन्हें घेर लिया। गुंडाधर हैड फ्लाइंग पावर्स एंड फ्लू अवे। गुंडाधर काफी तेज थे, मतलब वो इतना तेज होते थे, लाइक फ्लाइंग पावर थी उनके पास, इसलिए वो भाग गए। बट वॉट कुड दोज विद बाउस एंड एरोज डू। लेकिन वो क्या कर सकते थे, बाउस के साथ, तीर कमानों के साथ क्या ही कर सकता है कोई इंसान, बंदूकों के आगे कैसे चलेगा वो। द बैटल टुक प्लेस एट नाइट। रात को युद्ध हुआ। द पीपल हिड इन श्रब्स एंड क्राउड अवे। रात को युद्ध हुआ, इस वजह से अंधेरे का फायदा उठा के लोग क्या हुआ, झाड़ियों में छुप गए और रेंगते हुए भाग गए। द आर्मी पल्टन ऑल्सो रैन अवे। तो आर्मी की पल्टन भी भाग गई। ऑल दोज हु रिमेन alive of the people somehow found their way home to their villages। जो लोग जीवित बच गए वो कैसे ना कैसे करके अपने गांव के तरफ चले गए, रास्ता उनने ढूंढ लिया, ठीक है। द ब्रिटिश सेंट ट्रुप्स टू सप्रेस द रेबिलियन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रुप्स भेजे, जो ये विद्रोह था इसे
कुचलने के लिए। आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट, आदिवासी जो लीडर्स थे उन्होंने समझौता करने की कोशिश की, बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम, और लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके कैंप्स को घेर लिया और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेज फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रेबेलियन, सारे गांव में घूमते घूमते लोगों को मारते पीटते, चाबुक के साथ मार रहे थे, पीट रहे थे, और साथ में पनिश कर रहे थे उनको जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था। उन सब लोगों को पनिश कर रहे थे अलग अलग तरीकों से। मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल, बहुत सारे गांव खाली हो गए क्योंकि लोग जंगल में भाग गए। इट टुक 3 months February to May फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, लगभग ब्रिटिशर्स को 3 महीने लग गए दोबारा से अपने कंट्रोल करने में। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधर, हालांकि वो कभी कामयाब हुए ही नहीं गुंडाधर को पकड़ पाने में। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रेबल्स, वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्परेरीली सस्पेंडेड एंड द एरिया टू बी रिजर्व्ड वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। इस विद्रोह का ये रिजल्ट हुआ कि क्या है कि ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ गया, अब बहुत सारा एरिया छोड़ना पड़ा उन्हें, रिजर्वेशन छोड़नी पड़ी, और थोड़ा सा हाफ कर दिया जितना उन्होंने पहले प्लान किया था 1910 में, उससे आधा कर दिया उसे रिजर्व करने के लिए, क्योंकि लोगों के विरोध से वो काफी ज्यादा परेशान भी हो चुके थे। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड पीपल्स ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर, ये जो फॉरेस्ट के लोगों की और बस्तर के लोगों की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट्स एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड, स्वतंत्रता के बाद भी ये प्रैक्टिस होती रही, ये कोशिश करी गई कि बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या है रिजर्व करना और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए बचा के रखना, ये कंटिन्यू होता रहा। इन द 1970s the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural salt forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after protest by local environmentalists that the project was stopped. World Bank ने परमिशन दी थी 1970 में, क्या कहा था कि जो 4,600 हेक्टेयर का एरिया है ना जहाँ पे नेचुरली सॉल्ट फॉरेस्ट होते थे, उन्हें रिप्लेस करना है ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल पाइन के साथ। ठीक है, पाइन पेड़ होता है जो किसके लिए, छाल जिसकी निकाली जाती है पेपर बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा था। लेकिन लोगों ने और इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, यानी कि जो पर्यावरण के संरक्षक होते हैं, उन्होंने ये विरोध किया और जिसकी वजह से फिर इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ गया। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, दूसरा हिस्सा देखते हैं एशिया का, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। उसी समय में जब भारत में ये सब हो रहा था तो इंडोनेशिया में क्या हो रहा था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा में जो फॉरेस्ट कैसे बदल रहे थे। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन, वहां पे जावा एक द्वीप है। ठीक है, तो बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद द फॉरेस्ट्स। द colonial powers in Indonesia were the Dutch, and as well as we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. देखो सिमिलैरिटीज थी, लॉस कानून की सिमिलैरिटीज थी, हालांकि वहां पे जावा में क्या था, डच लोगों का रूल था, लेकिन कानून तो सेम बना रहे थे वो भी। जावा एंड इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जावा जो एक ऐसा एरिया है इंडोनेशिया का जहां डच लोगों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू किया था। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप, वो ब्रिटिशर्स की तरह ही उन्हें वहां पे लकड़ी चाहिए थी शिप्स बनाने के लिए, इसलिए वो सब कर रहे थे। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन, 1600 में लगभग 3.4 मिलियन लोग रहते थे वहां पे जावा के एरिया में। देयर वर मेनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, बहुत सारे गांव थे जो वहां के उपजाऊ प्लेन थे वहां पे। But there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation, और वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो क्या करती थी, माउंटेन्स में रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, अब देखो द वुड कटर्स ऑफ जावा, वुड कटर्स कौन होते हैं, जो लकड़ी को काटते हैं, जावा के ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं हम। द कालंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे हमारे यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, यहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब्स करते थे, वहाँ पे भी ऐसा ही था। वहाँ पे एक कालंग नाम की, कहाँ पे, जावा में कालंग्स नाम के जो जावा के ट्राइब हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और फॉरेस्ट कटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे वो। ठीक है, they were so valuable that in 1755 when the Mataram
kingdom of Java split. 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. तो जब क्या हुआ 1755 में मा, माताराम किंगडम जावा का जो है स्प्लिट हो गया, टूट गया, अलग हो गया इससे। तो 6,000 कालंग जो परिवार थे उन्होंने आपस में जो दो किंगडम्स थी बराबर बांट ली थी आपस में, ठीक है। विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। उनके बिना ये बहुत मुश्किल होता कि टीक को कैसे काटा जाए, और जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, उनके पैलेस बनाना बहुत ही मुश्किल था उन लोगों के बिना। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. जब डच लोगों ने कंट्रोल कर दिया जावा पे, जावा के फॉरेस्ट पे, तो वो क्या करते हैं, 18th सेंचुरी के दौरान की बात है, वो क्या करते हैं, कालंग लोगों को अपने कंट्रोल के अंडर लेने की कोशिश करते हैं। इन 1770 the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Joanna. बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। 1770 में कालंग्स ने कोशिश की विरोध करने की, उनके जो डच लोग थे उनके तौर तरीकों से अपने आप को छुटाने की कोशिश की उन्होंने जोआना में, ठीक है, उसको अटैक किया, लेकिन जो उनका अपराइजिंग था, जो उनका विरोध था, उसे कुचल दिया गया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो इंडिया में हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री देखी थी ना, सेम वही यहाँ पे भी है। In the 19th century, when it became important to control territory and not just people. 19th सेंचुरी में क्या होता है, जब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जो टेरिटरीज को कंट्रोल करना था, ना सिर्फ लोगों को ही, तब डच ने क्या, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा। तो उस समय डच लोगों ने क्या किया, कानून बनाए जंगल के लिए जावा में, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू द फॉरेस्ट। उन्होंने क्या किया, जो गांव के लोग थे उनकी जो पहुंच थी जंगल से, उस पे रोक लगा दी। नाउ वुड could only be cut for specified purposes like making river boats or constructing houses and only from specific forest under close supervision. तो अब क्या होने लगा कि लकड़ियों को वो बहुत ही स्पेसिफिक, यानी कि बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए काटा जाने लगा। वो उनमें से ज़रूरी कामों में से क्या था, एक तो बोट बनाना, यानी कि नाव बनाना, फिर या घर बनाना, या कुछ बहुत स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एरियाज में से ही एक क्लोज सुपरविजन के अंडर उनको फॉरेस्ट काटने का परमिशन मिलता था लोगों को। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड। तो विलेजर्स जो थे उनको अलग अलग सजाएं दी जाती थी, क्या करने के लिए, जंगल में अगर वो पशुओं को चराते थे, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल्स। या फिर वो क्या करते थे, अगर वो ट्रांसपोर्ट करते थे कहीं लकड़ी वहां से बिना परमिशन के, कभी जंगल में से घूमने चले गए रोड पे से, या फिर हॉर्सेस को लेकर के वहां से निकलते हैं, जानवरों के लेकर निकलते हैं वहां से, तो उन्हें उस चीज के लिए भी पनिशमेंट दिया जाने लगा। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज। जैसे भारत में जो फॉरेस्ट को क्या करना था, रिजर्व करने के लिए जो प्लान बनाया गया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक बॉडी बनाई यहाँ पे जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से जाना गया। तो इसी तरह से वहां पे भी ये शुरू हुआ। इन 1882 280,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन। तो 1882 में क्या होता है कि 280,000 स्लीपर जो थे जावा से ही एक्सपोर्ट किए गए थे, यानी निर्यात किए गए थे। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉग्स द and perhaps the sleepers, the Dutch first imposed rent and land being cultivated in the forest and then exempted some villages from the rent if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timbers। तो सेम ही उन्होंने किया, जैसे अगर डच लोगों ने सबसे पहले तो उनको कल्टीवेशन पे थोड़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, रेंट इम्पोज करना शुरू कर दिया, और उन लोगों को, जो लोग उनको फ्री में लेबर देते थे, जैसे कि अगर उनको सामान लेके जाना है, लकड़ी बाहर निकालनी है, फ्री में वो हेल्प करेंगे गांव वाले, या अपने भैंसे उनको दे देंगे ताकि वो लकड़ी बाहर लेके जा सके। तो ऐसे फ्री में अगर वो सब करते तो तब उनको गांव में, जंगल वाले गांव में रहने की परमिशन थी। दिस वॉज नोन एज द ब्लैंडोंग डेंस्टन सिस्टम। लेटर इंस्टेड ऑफ rent exemption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forests and land was restricted। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ,
कि रेंट एग्जेम्पशन नहीं दी जाने लगी, बल्कि जो फॉरेस्ट में जो विलेजर्स थे उनको छोटी-छोटी सैलरीज दी जाने लगी, ठीक है। लेकिन उनका जो राइट था कल्टीवेट करने का फॉरेस्ट में वो रोक दिया, उस पे पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। सेमिन्स चैलेंज, सेमिन्स का क्या चैलेंज है, कौन है ये? अराउंड 1890 Surontiko Samin of Randu Blatang village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. एक सुरंतिको सैमिन नाम के कौन होते हैं, विलेजर हैं, वो टेक फॉरेस्ट के विलेजेस में रहते हैं। तो वो क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि लैंड की जो ओनरशिप है वो किसके पास होनी चाहिए, और अगर डच ऐसा कर रहे हैं उनके साथ तो क्या उनको राइट है या नहीं। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ एंड वुड, सो इट कुड नॉट ओन इट। तो उनका ये कहना था कि अगर स्टेट ने कोई हवा नहीं बनाई, पानी नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाई, लकड़ी नहीं बनाई, तो ये कैसे रोक सकते हैं हमें, इनका कैसे कंट्रोल हो सकता है इन चीजों पे। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड अमंगस्ट दोज हु हेल्प्ड और ऑर्गेनाइज इट was Samin's son-in-law। तो जल्द ही ये क्या हो गया, एक मूवमेंट का रूप ले लेती है, उनकी ये बातें मूवमेंट के रूप में आ जाती हैं सामने। सैमिन जो उनके सन इन लॉ थे वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज। 1907 तक लगभग 3000 परिवार इसके जो विचार थे फॉलो कर रहे थे। सम ऑफ द Saminists protested by laying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines to or perform labor। तो इसमें उन्होंने विरोध कैसे किया, विद्रोह कैसे किया? सेमिनिस्ट कौन थे, यानी कि जो किसको फॉलो कर रहे थे, सेमिन को फॉलो कर रहे थे ना, उनको सेमिनिस्ट बोला। तो उन्होंने विरोध कर दिया जब डच आए उनकी जमीन का सर्वे करने। कुछ लोग जमीन पे लेट गए, कुछ लोग टैक्स देने से मना कर जाते हैं, और कुछ लोगों ने लेबर यानी कि मजदूरी करने से भी मना कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाया। अब ये सोर्स है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। डिर्क वान हॉगिंगडॉर्फ, एन ऑफिशियल ऑफ द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉलोनियल जावा सेट। एक ऑफिसर हैं जिनका नाम डिर्क वान हॉगिंगडॉर्फ है। वो क्या करते हैं, बटा वंस बी अमेज्ड हियर विद वंडर व्हाट आई हैव टू कम्युनिकेट, आवर फ्लीट्स आर डिस्ट्रॉयड, आवर ट्रेड languishes, our navigation is going to ruin, we purchase with immense treasures, timber and other materials for shipbuilding from the northern powers, and on Java we leave warlike and mercantile squadrons with their roots in the ground. Yes, the forests of Java have timber enough to build a respectable navy in a short time, besides as many merchant ships as we require. In spite of all the cutting, the forests of Java grow as fast as they are cut and would be inexhaustible under good care and management। ऑफिशियल का क्या कहना था कि देखो, बहुत सारे जंगल जो थे क्या हो रहे थे, खत्म भी तो हो रहे थे ना, शिप बिल्डिंग के लिए उनको चाहिए था। उनका मानना था कि अगर हम लोग एक तरफ से जंगल काटते हैं, दूसरी तरफ से वहां पे दोबारा से प्लांटेशन करते हैं, तो हमारी जो लकड़ी क्या है, हमें पर्याप्त मात्रा में यहाँ से मिल सकती है। तो इस तरह से उसकी अगर अच्छे से केयर की जाए, जंगलों को अच्छे से ग्रो किया जाए, तो हमारा मैनेजमेंट जो है इसका इस अच्छे से केयर करने के बाद हम ठीक से क्या कर सकते हैं, अपनी जो शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर की जरूरत है पूरी कर सकते हैं, ठीक है। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, देखो युद्ध और जो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट इन फॉरेस्ट। जो दो विश्व युद्ध हुए ना, उसका काफी ज्यादा प्रभाव जंगलों पे पड़ा। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबेंडोन्ड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। भारत में क्या होता है कि जो जितने भी प्लान थे वो सारे रोक दिए गए, मतलब कि कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल बने, प्लान बने, वो सब कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अब आराम से आज़ादी से ब्रिटिशर्स बहुत सारे जंगल काटना शुरू हो गए दोबारा से। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, द डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉइंग sawmills and burning huge piles of the giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands। ऐसा
क्या हुआ कि मतलब जावा में भारत में अगर ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिशर्स फ्रीली वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे लकड़ी का, तो जावा में जो डच लोग थे उन्होंने जितना भी अपनी वहाँ पे लकड़ियाँ थी, उनके जो जितने लॉग्स थे, उन्हें लगा कि जो जापानीज हैं उनकी वो लकड़ियाँ ना ले जाएं, इसलिए उन्होंने सबको आग लगा दी, जला दिया उसको। द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परवाह के जापानी लोगों ने पूरी तरह से जावा के जो फॉरेस्ट है उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया। फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट, जबरदस्ती फोर्स किया जाता था जो फॉरेस्ट विलेजर्स थे उन्हें काटने के लिए जंगलों को। मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे जो गांव के लोग थे उन्होंने इस मौके को खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज टू गेट दिस लैंड बैक। अब युद्ध के बाद जो इंडोनेशिया के जो फॉरेस्ट सर्विस के लोग थे उन्हें वो जमीन वापस पाना मुश्किल हो गया था। As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. सेम भारत में भी हुआ था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वहां से जैसे वो एग्रीकल्चर करना चाहते थे तो ब्रिटिशर्स को उनको वहां से एक्सक्लूड करके कुछ और करना है, वहां पे कमर्शियल क्रॉप्स करवानी है, उनसे लगवानी है, या फिर उन्हें दूसरी जगह कहीं पे लगाना है, उसके लिए उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, नई जंगल में क्या डेवलपमेंट हुई है वो देखते हैं हम। ठीक है, सिंस द 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। 1980 से जो गवर्नमेंट एशिया के और अफ्रीका में देखा गया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और ये जो पॉलिसीज थी इसकी वजह से जो जंगल की कम्युनिटीज थी उनके बीच और जो लोग गवर्नमेंट के लोग थे उनके बीच काफी ज्यादा क्या है, आपस में कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो गए थे। The government had recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. तो गवर्नमेंट को लगा कि जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं अगर लकड़ी की जरूरत पूरा करना है तो उसके लिए जंगल के लोगों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। In many cases across India, from Mizoram and to Kerala, dense forests have survived only because villages protected them in sacred groves known as Sarnas, Devarakudu, कान, राय एक्सेट्रा। देखो बहुत सारे केसेस में जैसे मिजोरम और केरला में जंगल बच गए थे क्योंकि वहां के लोग वहां अपने जंगलों को पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा ऐसे भगवान के रूप में करी जाती थी। ठीक है, उन्हें बहुत पवित्र माना जाता था। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट्स, कुछ गांव जो थे अपने जंगलों की खुद से रक्षा करते थे, देखरेख करते थे। विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स, तो लोग खुद अपने अलग अलग घरों से, हर एक घर से लोग सुरक्षा करने की कोशिश करते थे, ना कि उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड पे छोड़ के रखा था ये सब, वो खुद उसकी सुरक्षा करते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज है ना, और साथ में जो आज के जो जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग तरीके जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। इस तरह से क्या है, हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है या कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।